इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए गठबंधन में शामिल बीएसपी, एसपी और आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर सहमति बना ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 लोकसभा सीटों में आधी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर और 3 सीटें आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को मिली हैं। और जिन सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी उनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ शामिल है। समाजवादी पार्टी को हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा सीट मिली है, जबकि आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट ही दी गई है। तय फार्मूले के तहत हाथरस सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह, यहाँ पर अगर बात की जाए आरएलडी की तो आगरा सीट को लेकर भी वो लोग अड़े हुए थे, लेकिन वहां पर सहमति नहीं बन पाई। तो क्या ये माने कि अब जो गठबंधन हुआ है उसमें सभी राजी हैं? बिल्कुल नवजोत, आपका जो गठबंधन है वो जो फार्मूला तय हुआ उस पर सभी लोग राजी हैं और यही वजह है कि जो 19 की ममता बनर्जी की रैली है वहाँ सभी नेता गठबंधन के, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सपा की, आरएलडी की, सभी लोग वहाँ मंच पर मौजूद होंगे। चौधरी अजीत सिंह, अखिलेश यादव उस रैली में जाएंगे, जिससे अब ये फार्मूला तय होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो 22 सीटें जो आप आगरा की बात करी थी, पहले इन्होंने डिमांड की थी लेकिन वो बात नहीं बन पाई, जिसके बाद मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अपने कोटे से उनको 2 सीट दे सकती है और वही हुआ अंतिम समय में, क्योंकि मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, बागपत से जयंत चौधरी लड़ेंगे और मथुरा और हाथरस 2 सीटों का भी जो फार्मूला तय हुआ उसमें हुआ कि प्रत्याशी दूसरे का और सिंबल दूसरे का। अभी एक खबर आ रही है कि मथुरा की जो सीट है जो आरएलडी के कोटे में गई है, वहां से संजय लाटर जो समाजवादी पार्टी के मिलते हैं और अखिलेश यादव काफी करीबी माने जाते हैं, तो वो आरएलडी के चुनाव पर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो हाथरस की सीट है, हाथरस की सीट पर सपा के सिंबल पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 3 सीटें आरएलडी के सिंबल पर होंगी, 8 सीटें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर होंगी और 11 सीटें बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर होंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवजोत जाट और मुस्लिम बड़े वैंग के फैक्टर होते हैं, उसको साधने की कोशिश गठबंधन ने की और 2014 के चुनाव में जिस सीट पर दूसरे नंबर पे था उस हिसाब से भी सीटों का बंटवारा किया गया, चुनाव जीतने में। बिल्कुल, शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। तो समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी सियासी हमला बोला। चंदौली की जनसभा में शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गुंडा बताने और नेताजी को गालियां देने वाली मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सीबीआई से डर क्यों लग रहा है। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। मायावती ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि कोई देश आखिर कैसे विकास कर सकता है जब वहां का प्रमुख ही ऐसे संस्थानों पर हमला करे जिससे बचाने की जिम्मेदारी उन पर हो। पवार ने ये बातें महाराष्ट्र में किसानों की रैली में कही। यही नहीं, पवार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को सरकार का चुनावी जुमला करार दिया। पवार ने यह भी कहा कि देश में सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की समस्या को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। गोळ्या घातल्या गेल्या देशासाठी, तरी कुटुंबियांनी देशाचं काम सोडलं नाही। राजकारणात एका दिवशी धोरण निर्णय चुकला असेल त्यावर टीका करा, पण यांनी देशाचं वातावरणच केलं असं सांगायचं। आणि बाबा तुम्ही काय केलं आयुष्यात?
कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक के बीच जेडीएस के विधायक के.एम. शिवलिंगा गौडा ने दावा ये किया है कि जेडीएस के एक विधायक को बीजेपी की तरफ से 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया, लेकिन जेडीएस के विधायक ने इसे ठुकरा दिया। शिवलिंगे का आरोप यह भी है कि ऑफर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की तरफ से दिया गया था। और इस बीच कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता बीएस येडियुरप्पा ने भी कांग्रेस और जेडीएस पर बीजेपी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम एचडी कुमारस्वामी पर बीजेपी के विधायकों को पैसे और मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया। Suggestion to JDS and Congress leaders, keep your MLAs together. That is not my responsibility. If anybody is not happy in your party, if they are not in the Bangalore or if they moved to Bombay or Delhi, for that I am not responsible. We are not all trying any MLAs from JDS and Congress. We are 104 MLAs. We have intact. आपको ये बात समझनी होगी कि जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के आए हों वो पार्टी के कभी भी साथ नहीं हो सकते, और ये बिना मेल वाली जो सरकार है वो चल ही नहीं सकती, और वो पहले दिन से ही नहीं चलनी थी। लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए ये साठगांठ की। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है कि किस तरीके से वो मैंडेट को लूटना चाहती है। देश को तो लूटने का काम किया है उन्होंने, वो जनता द्वारा दिए गए मैंडेट को भी लूटने का भरसक प्रयास कर्नाटक में कर रही है, लेकिन वो एक्सपोज हो गए हैं। कर्नाटक की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम अगले 48 घंटे में अपने सभी विधायकों को जनता के सामने दिखा देंगे। भाजपा ने अपने विधायकों को ताले में बंद करके रखा है। ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರಬೇಕು ನೀನು, ಹೋದ್ ಸರಿ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಇದೆ ಬಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರಂತೆ। ಆಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮಿಷನ್ ಅಂತ, ನಾವು 60 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 500 ಕೋಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। कर्नाटक में एक चुनी हुई सरकार काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी भूखी है कि हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको तरह तरह के प्रलोभन दे करके उनसे इस्तीफा कराने का एक षड्यंत्र रच रही है। ये कांग्रेस का अपने हाथों से किया हुआ एक क्राइसिस है। इसमें किसी और दूसरे दल की या जनता की कोई रोल नहीं है। कांग्रेस अपने गुट, अपने पार्टी को, अपने दल को एकजुट नहीं रख पा रही है, उसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकती है। 7 महीने से एक निकम्मे सरकार वहां चल रही है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कल बैठक बुलाई है, सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, और ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि जो विधायक इस समय इस होटल में मौजूद हैं वो आज यहां से जा सकते हैं कर्नाटक के लिए, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो एक नई स्थिति का जन्म होगा, और उसमें ये चीज़ साफ हो जाएगी कि जो विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं वो कहीं ना कहीं ये मन बना चुके हैं कि उनको बीजेपी के साथ जाना है, और ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी को संख्या चाहिए 14। अगर 14 विधायक जो है बीजेपी तोड़ लेती है तो फिर कांग्रेस जो उस कर्नाटक है वहाँ पर उसके लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियाँ पिछले 4-5 दिनों से चल रही हैं उसमें कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और वहीं दूसरे तरफ बीजेपी के जो नेता हैं आशीष शेलार को इस पूरे घटना का जो है मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि वही इस पूरी स्थिति को हैंडल कर रहे हैं। और कल चंद्रकांत पाटिल और आशीष शेलार के बीच में मंत्रालय में बैठक भी हुई, और आशीष शेलार ने ऑफ कैमरा ये बताया कि जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं कर्नाटक को लेकर वो अभी तक लगातार जारी हैं, लेकिन कल कुमारस्वामी ने जो बैठक बुलाई है उसमें अब देखने वाली बात होगी कि कितने विधायक वहां पर उपस्थित होते हैं। अगर उसमें विधायकों की संख्या कम होती है तो ये चीज़ साफ हो पाएगी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, और फिर जेडीएस कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।
आईसिस के आतंकी मॉड्यूल की जांच में जुटी एनआईए ने आज फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पंजाब के 7 ठिकानों पर छापामारी जारी रखी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के लिए अमरोहा, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर भी पहुंची है। एनआईए की टीम ने बुलंदशहर के कलौली से हबीब नाम के लड़के से पूछताछ की है। 26 दिसंबर से अब तक एनआईए ने 13 लोगों से बातचीत की है, उनको गिरफ्तार किया है। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के टैंकों की मौजूदगी को टक्कर देने के लिए नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना के टैंक और बीएमपी रेजिमेंट तैयार है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से जमी नदी पर सरपट दौड़ने वाला टैंक T-72, जिसके साथ ये टैंक रेजिमेंट दुनिया का इकलौता ऐसा रेजिमेंट है जो कि इतनी ऊंचाई पर मुस्तैद है। हमारे सहयोगी संदीप बोल ने भारत चीन सीमा पर तैनात इस टैंक रेजिमेंट का जायजा लिया। यह है T-72 टैंक जो कि जमे हुए नदी के अंदर जो है सरपट दौड़ रहा है। ये ड्रिल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दुश्मन देश है जो कि चाइना, वो कहीं ना कहीं किसी भी वक्त जो है अपनी चालाकी जो है वो कर सकता है। ऐसे में इस टैंक रेजिमेंट को हमेशा तैयार रहना पड़ता है और अगर सर्दियों में अगर इस तरीके की स्थिति हुई तो कैसे टैंक को जो है टैंक निपटेगी दुश्मन के टैंक के साथ, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तीस्ता नदी है और ये पूरी तरीके से जम चुकी है और अब ये टैंक जो है कितनी आसानी से इस नदी के अंदर बर्फ काटते हुए बाहर आया है। इसे कह सकते हैं ये भारतीय सेना की मसल पावर। कैमरामैन राकेश नेही के साथ संदीप बोल, नॉर्थ सिक्किम। भारतीय सेना की मसल पावर, जो कि संदीप बोल बता रहे हैं। आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के टैंकों के साथ क्योंकि मुकाबला है और इसीलिए नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना के टैंक और बीएमपी रेजिमेंट तैयार है। 15,000 फीट की ऊंचाई है, बर्फ से जमी हुई पूरी तरह से नदी और जिस पर ये सरपट दौड़ते हैं टैंक और टैंक T-72। पूरी रेजिमेंट तैयार है और दुनिया का इकलौता ऐसा रेजिमेंट है जो कि इतनी ऊंचाई पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ये नदी है जिसके ऊपर टैंक सरपट दौड़ रहे हैं, जमी हुई नदी है, पूरी तरह से जमी हुई नदी है। 15,000 फीट की ऊंचाई है। संदीप बोला मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें वहां से हमें दिखा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर तैनात इस टैंक रेजिमेंट का जायजा उन्होंने लिया है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर टैंक रेजिमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है और किस तरीके से दुश्मन से टक्कर लेने के लिए तैयार है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से जमी हुई नदी और उस पर सरपट दौड़ते ये टैंक। और जैसा संदीप भी बता रहे थे कि ये भारतीय सेना की मसल पावर है जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। ये जानकारी खुद अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की निगरानी में अमित शाह का इलाज किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष को ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स आज शाम तक उनके स्वास्थ्य को लेकर एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी करेगा। और इस बीच बीती रात बीजेपी के कई नेता एम्स पहुंचे और अमित शाह की सेहत की जानकारी दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी बीमारी से जुड़ी जानकारी ट्वीट की। उन्होंने लिखा, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा और आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने पूर्व सीएजी विनोद राय की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि विनोद राय ने नुकसान जो आंकलन किया वो सही नहीं था। और इसके साथ ही अनिल स्वरूप ने जांच की रिपोर्ट मीडिया के सामने आने पर भी पूर्व सीएजी पर सवाल उठाए। ये कोयला घोटाला और उसके बाद जो कोयला और बिजली मंत्रालयों में काम हुआ, हमको तो लग रहा था कि काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी हाल आपका एक मैंने लेख पढ़ा जिसमें जो शायद इस किताब का चैप्टर है, जिसके हिसाब से विनोद राय जी ने सीएजी के तौर पे अपना काम ठीक से नहीं किया। ये क्यों है और अगर वो ठीक से करते तो क्या करते? ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। कदाचित जो काम किया उसको और अच्छी तरह कर सकते थे वो। मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने एवरेजिंग की प्राइस की, कि उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ उन्होंने एवरेज 295 रुपये प्रति टन का हुआ, इसका जो उन्होंने आकलन किया वो शायद उचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने एवरेज कर दिया।
जैसे कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो वेरी करती है 400 रुपए प्रति टन से 4000 रुपए पर टन, निर्भर करता है कि कितना उसका मिट्टी है ऊपर, उसको निकालने में कितने नीचे से कोयला निकालना है, ये सब निर्भर ये बताते हैं कि कितना कॉस्ट आएगी उस पर। उसके अतिरिक्त उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। ये सचित आंकलित करके तब उसका लाभ निकाला जाना चाहिए था, जिसके फलस्वरूप जो कैलकुलेशन हुए वो मेरे विचार से इरोनियस हो गए। दूसरा जो मेरे विचार से जो नहीं होना चाहिए था कि एक अधिकारी के रूप में मेरा काम ये नहीं है कि मैं मीडिया को जाके अनाउंस करूं कि ये हो गया और ये बड़ा स्कैम हो गया, ये अनुचित था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है अपनी रिपोर्ट देना और उसको बताना और मीडिया को भी बताना, तो शाइस्ता हल्के से उसको मीडिया को बताना। मुझे स्मरण है कि जब ये रिपोर्ट आई थी तो डिप्टी सीएजी ने फ्लैश कर रही थी वो रिपोर्ट मीडिया के सामने, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। बड़ी छोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से मेरे विचार से ये नहीं होना चाहिए था। और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर कुछ लोगों पर गायों को नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। गांव के लोगों ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है। हालांकि आरोपी का एक साथी इस दौरान वहां से भाग निकला। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 3 गाय बेहोशी की हालत में मिली है। घटना दनकौर इलाके की है। फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों की एक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 व्यक्ति ने 3 गायों को नशे का इंजेक्शन लगा दिया था। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए राहत का काम जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज एक मजदूर के शव को 160 फीट की गहराई से निकाला गया है। मेघालय की इस खान में 13 दिसंबर को करीब 15 मजदूर फंस गए थे और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक ड्राइवर के साथ पुलिस वालों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि उस रास्ते पर ट्रकों की आवाजाही पर रोक थी और जब पुलिस ने उस ड्राइवर को रोका तो उसने ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मारपीट के मामले की जांच की जाएगी। राजस्थान के कोटा में थाने के बाहर जुटे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कांग्रेस नेताओं के दबाव में आकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, जबकि कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन करते। हंगामा बढ़ता देखकर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बजाय इसके वो और ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बादली इलाके में दुरंतो एक्सप्रेस से एसी बोगी में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक जब ट्रेन बादली में रुकी थी तभी हथियारबंद कुछ बदमाश एसी बोगी में घुसकर यात्रियों से लूटपाट कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। झारखंड के गिरिडीह में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को गाना गाकर पढ़ाने वाले एक टीचर का वीडियो वायरल हो गया। बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाने वाले इस टीचर की मशहूर कवि कुमार विश्वास और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने तारीफ भी की और उसके पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। और इस वीडियो में टीचर बच्चों को गाना गाकर अंग्रेजी पढ़ाता हुआ नजर आया। बच्चों को अंग्रेजी के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स भी टीचर ने गाने की मदद से ही सिखाया, जो कि क्लासरूम में उसके पीछे लगे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए। कंसोनेंट होवे रे सयाच ये चौक ये चेयर ये सब होवे रे ये सब कौन ये बीसीडी छवि सोया छरा छवि सोया छरा अल्फाबेट होवे रे।
अमेरिका ने चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका के मुताबिक चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से सदस्य देशों की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर बम्पर निवेश करने से वो अन्य देशों की जमीन पर सैन्य और रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा, जो कि खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर निगम के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सड़क पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने प्रदेश सरकार पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया और बड़ी तादाद में नगर निगम के बाहर जुट गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी फलों के ठेले लेकर वहां पर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिसकी वजह से वहां गुजरने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया और कुछ प्रदर्शनकारी एक गाड़ी पर बैनर लगाकर वहां बैठे नजर आए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिन पर राज्य सरकार से उन्हें अलग जगह देने की मांग की जा रही थी। पुणे में नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी की कमी से जूझ रहे लोगों का पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि पानी साफ करने वाले पाइप के टूटने की वजह से हजारों लीटर पानी सड़क पर ही बहने लगा, जिसकी वजह से सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया।